प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विमर्श। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार, एनडीए और इंडी गठबंधन में चर्चाओं का दौर, 8 जून तक नामांकन, 18 को मतदान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में की 20 मामलों की सुनवाई, समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, बीएसएल का भी किया भ्रमण। और डायल 112 सेवा के तहत पलामू पुलिस को मिले 36 अत्याधुनिक बाइक, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक का बेहतर पुलिसिंग पर जोर, देवघर से 3 साइबर अपराधी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता के क्रम में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रॉड्रिगेज ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत का दौरा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी की दमन यात्रा से पहले शहर में स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी का प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को दमन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो नए सिविल दमन एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है वो है पूरे दमन में दिखाई दे रही स्वच्छता और जन भागीदारी की अनूठी तस्वीर। पिछले कई सप्ताहों से स्थानीय प्रशासन और नागरिक मिलकर शहर के हर हिस्से को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में जुटे हैं। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, समुद्र तट और बाजार क्षेत्र पहले से अधिक साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। इससे लोगों में उत्साह का माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दमन की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग अपने शहर की स्वच्छता और विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा कि दमन के लोग हमेशा से साफ सफाई पसंद हैं और उनके यहाँ ऐसे सफाई अभियान चलते रहते हैं। दमन के लोग अपने शहर को हमेशा साफ सुथरा रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। 5 જૂને આપણે અહીંયા દમનમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી પધાર્યા છે। એ ખુશીમાં અમારે અહીંયા સ્વચ્છતા અભિયાન शुरू કર્યું છે। नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हमारे यहाँ पे हमें कुछ न कुछ विकास क्षेत्र में हमें कुछ न कुछ मिलता है। पूरी बिल्डिंगों को सजाया जा रहा है, सभी रास्तों को एकदम साफ सुथरा बना दिया गया है। अपने अपने आवासीय कॉलोनियों को कलर कर रहे हैं, सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। दमन को एक हवाई अड्डे की जरूरत थी, जो हमारी बहुत जल्दी मांग पूरी होने जा रही है। कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दमन पहले से ही देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे ने लोगों को अपने शहर को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ये भावना भी देखने को मिली कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना भी होती है। पूरे लोग यहाँ पर सफाई अभियान करे, लोग घर घर जाके पत्रिकाएं बांट रहे। हमने जो सफाई अभियान चला उसमें यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर जो दुकानदार है, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, वो भी काफी एक्साइटेड है। सारी दमन चमक रही है और साथ में जितने अपने गांव के जितने लोकल आदमी है वो बड़े खुश नसीब है कि बार बार अपने प्रधानमंत्री दमन की विजिट के लिए आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि दमन की स्वच्छता कोई 2 दिन की तैयारी का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों की नागरिक जागरूकता, प्रशासनिक प्रयासों और स्थानीय सहभागिता का नतीजा है।
उनका कहना है कि स्वच्छता अभियान जैसे मिशनों से साफ तौर पर जमीनी बदलाव दिख रहा है। नए एयरपोर्ट, विकास परियोजनाओं और स्वच्छता अभियान के बीच दमन से सामने आ रही तस्वीरें ये संकेत दे रही हैं कि विकास और जन भागीदारी का ये मॉडल स्थानीय लोगों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। राज्य में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए और इंडी गठबंधन में फिलहाल विमर्श का दौर जारी है। प्रत्याशी के संबंध में विभिन्न स्तरों पर रायशुमारी हो रही है। हालांकि किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समझा जा रहा है कि 1-2 दिनों में झामुमो की ओर से प्रत्याशी का ऐलान किया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी झारखंड आने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू झारखंड के प्रवास पर हैं। प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 8 जून तक नामांकन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड प्रवास के क्रम में विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार झारखंड दौरे पर 6 और 7 जून को रांची का दौरा करेंगे। इस बीच 6 जून को करीब 11:30 बजे वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत होगा। वहीं इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वो कई संगठनात्मक बैठक करेंगे और युवाओं से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि इस बार का नितिन नवीन का दौरा काफ़ी प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि 18 जून को राज्यसभा चुनाव प्रस्तावित है और झारखंड में कुल 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसी राज्यसभा चुनाव को लेकर वो कई राजनीतिक बैठक भी कर सकते हैं। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। नितिन नवीन के झारखंड दौरे के मद्देनजर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी कहा है कि नितिन नवीन का झारखंड आना नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 और 7 को झारखंड की राजधानी रांची में उनका आगमन हो रहा है। हम जानते हैं कि उनका संबंध, संपर्क और संवाद और दिल से लगाव झारखंड से रहा है। उनके आने से पार्टी में एक नए ऊर्जा का संचार होगा। कार्यकर्ता और जोश और होश के साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में और तेजी से काम करेंगे। उनके कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां एक बार बुद्धिजीवी बैठक है, विधायक और सांसदों के साथ बैठना है, कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठना है, जिला के सभी अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठना है। रजरप्पा में भी उनका कार्यक्रम है, मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में भी जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए पूरे कार्यक्रमों की रचना हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके आने से पार्टी के संगठन में और एक नई ताकत, जोश, ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा मैं मानता हूं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले के धनवार के विकास को लेकर लगातार कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कल धनवार नगर पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति योजना के वितरण पाइपलाइन विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। श्री मरांडी ने भरोसा जताया कि योजना के पूर्ण होने के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक घरों तक स्वच्छ और नियमित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद और बोकारो जिले से संबंधित 20 शिकायतों की बोकारो सर्किट हाउस में सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान की दिशा में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदायों का समग्र विकास आयोग की प्राथमिकता है। आयोग की सदस्य ने बोकारो स्टील प्लांट का भी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने संयंत्र की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण कर जनजातीय समुदायों से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बोकारो और धनबाद मिलाकर के 20 मामले थे, अलग अलग मामले थे। कुछ
सर्विस मैटर भी थे, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हैं और विकास से संबंधित मामले थे। आज हमने जो धनबाद का बीसीसीएल से संबंधित मामले थे, उनमें कई लोग बहुत पुराने जमाने में अगर कहा जाए तो उनका जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था और माइनिंग भी हो गया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिली। और आज जब आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने तिबारा हियरिंग करने के बाद में आज वो केस सक्सेस हो गया, उनका जमीन क्लियरेंस हो गया। अब आयोग को 1 सप्ताह में वो लोग रिपोर्ट देंगे कि इनका ये जमीन है और उनको मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सुदूरवर्ती और आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह आईना दिखा रही है। जामताड़ा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़िया आदिम जनजाति बहुल जंगलपुर मंझली टाड़ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जामताड़ा और गिरिडीह जिला की सीमा पर बसा जंगलपुर मंझलीटार गांव सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। करीब 30 घरों और 200 की आबादी वाले इस गांव के भीतर तो कुछ दूरी तक पक्की सड़क बना दी गई है, लेकिन मुख्य सड़क से गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबसे दर्दनाक स्थिति तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है या किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना होता है। बर बीमार कोई आदमी पड़ जाता है सर, तो एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच पाती है। हम लोग खटिया में उठा करके ले जा करके रोड में ले जाना पड़ता है, तब जा करके मैंने हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा पाते हैं। उसके अलावा में हम लोग को पीने खाने का पानी का व्यवस्था नहीं है। चापाकल एक ठो दिया है, गाड़ी नहीं वहाँ घुसती है, इसके कारण से वो भी चापाकल ख़राब हो गया। हम लोग जैसे डोभा डाणी का पानी हम लोग पीते हैं अभी। अच्छा, हॉस्पिटल नहीं है सर, हम लोग को एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इस गांव में सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए जरूरी हर लोक कल्याणकारी सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव के लोग आज के दौर में भी डोभा, डाढ़ी और कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। जलापूर्ति के नाम पर गांव में मात्र एक चापाकल और 2 कुएं हैं। 2 ठो कुइयां हैं, एक कुइयां मगनमगी पानी है, एक कुइयां से पानी पीते हैं और डाढ़ी से पानी पीते हैं हम लोग तालाब। यहाँ पर चापाकल नहीं, नल नहीं, नल है तो पानी नहीं देता है, रोड नहीं है मेरा गांव में, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चा के सब पढ़ नहीं पाते, बगाली करते हैं। पहाड़िया टोला है, जो कि पहाड़िया का संख्या इस टोला में लगभग 25 से 30 घर है। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो इन लोगों को आने जाने का कोई रास्ता आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बना है और बरसात के समय में इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बर बीमार हो जाने के कारण ये लोग स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में है, जो कि ये लोग खटिया में टांग के ले जाना पड़ता है और पानी का भी समस्या है। गांव के अधिकांश घर कच्चे और एस्बेस्टस के बने हैं, जो हर साल मानसून और आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे गरीबों का आशियाना उजड़ जाता है। इस गंभीर मामले में जब स्थानीय प्रशासन से बात की गई तो चंपापुर पंचायत के सचिव संतोष कुमार ने माना कि गांव में विकास की गति बेहद धीमी है। उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सर्वे तो किया गया है, लेकिन फिलहाल फंड राशि का अभाव है। यहाँ चापाकल ने है, कुइयां ने है, रोड ने है, बरसात में इतना दिक्कत, बीमार पड़े तो बहुत दूर ले पड़े है, नारायणपुर बुलल जाइए बीमारी के, न तो बीमारी देखी रोड हेबे न कर, पानी पड़ल बीमारी मरिए जीते घर में, तब की करबे। यहाँ रोड के ठेकान ने है, न पानी के समस्या है, पानी पिया खोज के नदी नाला के डाड़ी के। और पहाड़िया टोला में समस्या के बारे में समीक्षा किया गया था, उसमें पानी की समस्या के बारे में भी बताया गया था। और तो उसके लिए अभी फंड का सर अभाव है, तो फंड जैसे ही आता है हम उसका क्लियर करवा देंगे। एक तरफ जहां विलुप्त हो रही पहाड़िया आदिम जनजाति के अस्तित्व को बचाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष नीतियां बनाने के दावे करती है, वहीं जामताड़ा का जंगलपुर मंझलीटार गांव प्रशासनिक शिथिलता की गवाही दे रहा है। अब देखना होगा कि बेबसी के आंसू रो रहे इन आदिम जनजातियों तक विकास की किरण कब तक पहुंच पाती है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक ये हो रही है और बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े कई मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। बैठक में पर्यटन, कृषि एवं बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क, सुरक्षा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श हो रहा है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में डायल 112 सेवा के अंतर्गत पलामू पुलिस को अत्याधुनिक 36 बाइक उपलब्ध कराई गई है। डीआईजी किशोर कौशल और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने इन्हें रवाना किया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इन अत्याधुनिक बाइक से आपातकालीन स्थिति में पुलिस समय पर लोगों तक मदद पहुंचा सकेगी और पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। झारखंड सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के देश के अनुरोध में सभी जिलों को 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि सघन रूप से गश्ती सुनिश्चित की जा सके और किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो वो 112 नंबर डायल करके उसकी मदद को प्राप्त कर सके। उसी चरण में पहले 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए और 2 पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिससे पलामू पुलिस के द्वारा और उसमें लगाया गया। शहर के जो चारों तरफ जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, जिनको नया हमने चेक पोस्ट बनाया है, 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इससे 5 चेक पोस्ट में हर चेक पोस्ट में 2 व्हीकल हमने प्रोवाइड कराया है। जो नई बाइक होगी इसकी 2 नई बाइक हर चेक पोस्ट पे रहेगी। इसके अलावा 2 बाइक हमने ट्रैफिक को दिया है ताकि कोई ट्रैफिक का एक बाइक दस्ता रहे, सूचना मिलने पर तुरंत कहीं जाम हटाया जा सके। इसके लिए भी नई बाइक का इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत करों और मधुपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और 3000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के कई जिलों में तापमान फिर से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, बोकारो और पाकुड़ में भी गर्मी बढ़ी है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 जून को छोड़कर 10 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 8 जून तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के लोगों को दक्षिण पश्चिम मानसून का भी इंतजार है। इधर केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की सुगबुगाहट लग रही है, जहां कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ओलावृष्टि के साथ गरज चमक की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।
रांची जिले के जोन्हा गांव में तीरंदाजी अब केवल परंपरा नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को नई दिशा देने वाला एक मजबूत माध्यम बन चुकी है। आदिवासी जीवन का हिस्सा रहा धनुष तीर आज खेल के रूप में युवाओं को राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। गांव की लड़कियां और युवा रोजाना लंबी दूरी तय कर अभ्यास के लिए पहुंचते हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने में सफल हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तीरंदाजी सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि ये धैर्य और खुद पर भरोसे की कहानी है। इस समय हम झारखंड के रांची जिले के जोन्हा गांव में हैं और ये गांव ऐसा है कि इस गांव में शाम के समय रोज इसी जगह पर करीब 50 से ज्यादा लड़के लड़कियां आकर के आर्चरी में प्रैक्टिस करते हैं। अपने दम पर ये युवा कैसे पहचान बना रहे हैं, आज यही कहानी हम आपको दिखाएंगे। सुबह की शुरुआत माँ के हाथों से बाल बनते हुए, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं, ये है एक बड़े सपने की शुरुआत। बेबी और लवली दो बहनें जिनकी जिद है चैंपियन बनना। चैंपियन बनने की जिद में ये दोनों बहनें हर दिन 10 किलोमीटर का सफर तय कर तीरंदाजी के मैदान पहुंचती हैं। रास्ते में भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर इनका सफर जोन्हा गांव के उसी मैदान पर रुकता है और फिर सीधा निशाना अपने लक्ष्य पर। यही वो मैदान है जहां से दीप्ति कुमारी जैसी स्टार खिलाड़ी निकली हैं और आज यही 50 से ज्यादा युवा अपने सपनों का निशाना साध रहे हैं। मैं यहाँ से रोज प्रैक्टिस की ओर जाती हूँ जोन्हा। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आगे तक गई। 4 नेशनल भी खेल चुकी हूँ और अभी आंध्रा में हुआ था मिनी नेशनल, वहाँ चैंपियन भी बनी और बहुत अच्छा लगा खेल के। झारखंड के इन आदिवासी इलाकों में जहां कभी तीर कमान जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, जंगलों में शिकार के लिए और अपनी रक्षा के लिए इन्हीं धनुष तीरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन वक्त बदला और इस परंपरा ने एक नया रूप ले लिया। आज यही तीर कमान खेल का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जहां कभी जंगलों में निशाने साधे जाते थे, आज वही बच्चे ओलंपिक के मंच पर देश के लिए निशाना लगाने का सपना देख रहे हैं। ये खेल है फोकस का, धैर्य का और लगातार मेहनत का। यहाँ हर तीर सिर्फ टारगेट पर नहीं बल्कि एक सपने पर छोड़ा जाता है और हर दिन ये युवा अपने उसी सपने को थोड़ा और करीब लाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं असली चुनौती निशाना लगाना नहीं बल्कि अपने मन को स्थिर रखना है और यहाँ पर यही चल रहा है। हमारे साथ जो ये युवा लड़कियां हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर में ये क्या सोचती हैं आर्चरी को लेकर के, तीरंदाजी को लेकर के। आपको क्या लगता है कि आर्चरी में या तीरंदाजी के समय एक खिलाड़ी को और जिसके हाथ में तीर कमान है उसे क्या क्या नजर आता है सामने? सर सबसे पहले तो टेक्निक, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट सबसे पहले जरूरी होता है। हाँ यस सर। उसके बाद आप जब तीर से निशाना लगाते हो तो फिर क्या नजर आता है सामने आपको? सर हमको अपना गोल नजर आता है कि हमको मतलब टेक्निक कैसे करें हम कि हम गोल तक पहुंचे, आगे तक पहुंचे। बिरसा की धरती पर ये तीरंदाजी सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ आदिवासियों की परंपरा रही है या आदिवासी समाज की परंपरा रही है, बल्कि इसने तो ओलंपिक तक अपनी पहचान बनाई है। और जोन्हा गांव की ये लड़कियां मिल करके अपने कोचेस के साथ मिल करके उन सपनों को साकार करने में जुटी हुई हैं। चलिए हम भी थोड़ी कोशिश करते हैं, अपने हाथ में तीर और धनुष लेते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा निशाना लगता है या नहीं। यहाँ के बच्चे छोटे मैदानों से बड़े सपने देखना सीखते हैं और इन्हीं सपनों को रोज की मेहनत से हकीकत में बदलते हैं। इनकी इस लगन को सही दिशा दे रही है इनकी कोच सुशीला कुमारी, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। लक्ष्य और सटीक निशाना, ये तीर और धनुष का जो खेल आप देख रहे थे इन युवाओं के साथ, उसके पीछे एक कोच की भी मेहनत होती है।
तो वही कोच हमारे साथ हैं सुशीला कुमारी जी। तो इस आर्चरी से, तीरंदाजी से कितने साल हो गए आपको खुद जुड़े? 15 साल हो गया सर, और मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ सर। अभी जो आप इन युवाओं को सिखा रही हैं, किस तरीके की मेहनत आपको करनी पड़ती है इनके साथ? ये सर, हम भी बच्चों के साथ साथ में मेहनत करते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़े और समय को बच्चा अच्छा करता है और इंटरनेशनल प्लेयर भी बन गया बच्चा यहाँ से, जोना से सर। मेडल भी जीता बच्चा। ये मैदान अब सिर्फ प्लेग्राउंड नहीं, सपनों का लॉन्च पैड है, जहां हर दिन मेहनत, फोकस और जुनून मिलकर एक नई पहचान बना रहे हैं। हाथ में धनुष, आंखों में लक्ष्य और दिल में एक ही सपना, चैंपियन बनने का। झारखंड के ये युवा हमें बताते हैं कि अगर नजर लक्ष्य पर हो और इरादे मजबूत हों, तो हर तीर अपने लक्ष्य पर लगता है, बिल्कुल ऐसे। खेल के मैदान में आगे बढ़ने के लिए फिट रहना बेहद जरूरी है। तो आपको सेहत की बात बता दें, गर्मी में लोगों को नाक से खून आने की समस्या होती है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्म और शुष्क मौसम, डिहाइड्रेशन और नाक की अंदरूनी परत के सूखने से नक्सीर का खतरा बढ़ जाता है। इसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही अगर अचानक नाक से खून आए तो इससे घबराना नहीं, समझना जरूरी है, जो देंगे इस समस्या से राहत और बचाव। ऐसे उपाय करना जरूरी है। नाक से खून आना, जिसे नक्सीर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आम समस्या है। शरीर में अधिक गर्मी या पित्त दोष के असंतुलन के कारण ये समस्या हो सकती है। मसालेदार और गर्म खाद्य पदार्थ नाक में रक्त वाहिकाओं के विस्तार को ट्रिगर करते हैं, जिससे नाक से रक्तस्राव या खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या गर्मियों के मौसम में अधिक देखी जाती है। हालांकि नाक से खून आना चिंताजनक लग सकता है, लेकिन आमतौर पर ये हानि रहित होता है और अक्सर इसका इलाज आसानी से सरल उपायों से किया जा सकता है। प्राणायाम में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है चंद्रभेदी प्राणायाम का। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार आगे की 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए नासाग्र मुद्रा बना लेंगे। राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। अब आप नासाग्र मुद्रा बनाने के बाद राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, यानी कि आपको चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, यानी कि सूर्य नाड़ी से आपको एक्सहेल करना है। यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक बार देखेंगे सब को कैसे करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला गणराज्य के कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विमर्श। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार, एनडीए और एनडी गठबंधन में चर्चाओं का दौर, 8 जून तक नामांकन, 18 को मतदान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में की 20 मामलों की सुनवाई, समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, बीएसएल का भी किया भ्रमण। और डायल 112 सेवा के तहत पलामू पुलिस को मिले 36 अत्याधुनिक बाइक, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक का बेहतर पुलिसिंग पर जोर, देवघर से 3 साइबर अपराधी पकड़ाए।